वृंदावन लाल वर्मा की पुस्तक शरणागत से संकलित कहानी तिरंगे वाली राखी। दामोदर सेक्रेटेरिएट में था, जिसका अब हिंदी नाम सचिवालय हो गया है। ग्रेजुएट था, नौकरी करते करते समय भी कई वर्ष का हो गया था, परंतु वेतन 100 से आगे न बढ़ पाया। सचिवों और मंत्रियों के वेतन का अनुपात जब वह अपने वेतन से लगाता था, तब खिसिया भी जाता था। हम दिन भर कलम रगड़े और ये केवल छोटी सी कैफियत, हम दिन भर टाइप ठोके और ये केवल हस्ताक्षर, यह बहुत अखरता था। दामोदर ने संकल्प किया, क्या गरज पड़ी जो चोटी का पसीना एड़ी तक बहाऊं, जाब्ते का पेटा भर दिया करूंगा, बस मन लगाकर काम करूं तो भी नींद में 10 बजे से 4 बजे तक का ही नौकर हूं ना। इन्हीं 6 घंटों के तो 100 रुपए हैं। इन 6 घंटों में हाथ पैर फैलाने, जमुआइयां अंगड़ाइयां लेने और पान, तंबाकू, सिगरेट और थोड़ी सी गपशप के लिए भी तो समय चाहिए। सचिव और मंत्री, बड़े बाबू और बाबू, यहाँ तक कि चपरासी तक यही सब करते हैं, फिर मैं ही क्यों अकेला मजोले बुद्धू बना रहा हूँ। उसने अपने एक साथी से भी कहा। साथी कुनमुनाया, देश में कुछ असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, काम बढ़ गया है, करना ही पड़ेगा। हम तुम तो देश में हैं ही नहीं। इन परिस्थितियों में अपने वेतन को बढ़ाने की बात सब भूल गए। हम बैठ जाएं तो काम कौन करेगा, उसने कहा। हाँ जी, सो तो है ही। यह प्रसंग सब परिस्थितियों के बाहर की बात समझी जाती है। हम लोगों को तो कुछ तो विराम मिलना चाहिए। साथी ने सकारा। 15 अगस्त आया, झंडे फहराए गए, जुलूस निकले, जनता ने खुशियां मनाई। दामोदर और उसके साथी इस हर्ष के सहभागी बने। सचिवालय के खुलने पर उस हर्ष की खुमारी बनी रही। जमुआइयों और अंगड़ाइयों का क्रम काम के सापेक्ष में बढ़ चढ़कर रहा। उसके बाद ही सावन की पूर्णिमा आ रही थी, छुट्टी का दिन, परंतु घर पर अंगड़ाइयों की गुंजाइश कहाँ। इस छुट्टी के पहले अंग्रेजी के एक दैनिक में दामोदर ने किसी भारत विदेशी यात्री का मंतव्य पढ़ा। उसने भारत के लिए लिखा था, इट इज ए लैंड ऑफ हॉलीडेज एंड होलिजनिज्म। यह देश छुट्टियों और छुट्टरों की भूमि है। दामोदर और उसके साथियों को बहुत खटका यह मंतव्य। जमुआइयां कम हो गई, क्षोभ बढ़ गया, परिणाम एक ही, काम कम। दामोदर की एक बहन थी, वह दूर थी। डाकिया ने दामोदर को उसी समय एक लिफाफा दिया। अक्षर पहचानिए, बहन की चिट्ठी थी। लिफाफा खोला, उसमें एक छोटी सी सुंदर राखी भी थी, परंतु जरा विलक्षण थी। राखी का छोर छोटा सा तिरंगा झंडा था, उसके बीच में चक्र। दामोदर ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली, काम करने लगा। मन उचट उचट कर राखी के विलक्षण आकार प्रकार पर जा रहा था। इसके बदले में बहन के पास क्या भेजूं, बार बार प्रश्न उठता था। उसको वो राखी इतनी सुहावनी लग रही थी कि समझ में नहीं आता था कि बदले में क्या भेजूं। बहन संपत्तिवान घर में थी, वह बहुत सीमित आय वाला, जो कुछ भी थोड़े से रुपए भेज सकता था, वे उस सुंदर राखी का प्रतिफल कैसे हो सकते थे। तब उस तिरंगे वाली राखी के उपलक्ष्य में क्या दूं। तिरंगे के प्रतीकवाद पर उसने बहुत सुना और पढ़ा था, बहन ने भी अवश्य पढ़ा होगा। तब तो इस सावन पर उसने राखी को इस विलक्षणता से सजाया। वह इसके प्रतिफल में क्या चाहती होगी, किस बात की अपेक्षा करती होगी। देश में अनेक कठोर परिस्थितियां उठ खड़ी हुई हैं, इनमें से किस परिस्थिति के मुकाबले में डट जाऊं। बहन से कह तो सकूं, उसको मालूम तो हो जाए कि तुम्हारी राखी के भीतर जो संदेशा बैठा हुआ था, तुम्हारे राखी वाले तिरंगे ने जो कुछ मांग की, उसको मैं निभाने जा रहा हूं। परंतु उसने चिट्ठी में किसी भी मांग को नहीं लिखा था। लिखती भी कैसे, क्या लिखती। दामोदर इन प्रश्नों में डूबता उतरता रहा। सचिवालय के बंद होने पर गड़ गया। इंडिया इज ए लैंड ऑफ हॉलीडेज एंड होलिजनिज्म। भारत छुट्टियों और छुट्टरों की भूमि है। यह वाक्य उसको सता रहा था। उस वाक्य के त्रास से राखी का वह सौंदर्य टकरा टकरा जाता था। रात को वह देर में सो गया।
सवेरे पूर्णिमा थी। पूर्णिमा को उसने चाव के साथ बहन की भेजी हुई वो राखी अपनी कलाई पर बांधी। राखी के तिरंगे का रंग चमकदार था। उसको अपनी कलाई पर ऐसा ही लगा। राखी तो कलाई पर बांध ली, अब उसका प्रतिफल। दामोदर के अंतर्मन ने उसको एक सुझाव यकायक दिया। वह हर्षोन्मत हो गया। उसने अपनी बहन को लिखा, तुमने अब की बार विलक्षण राखी भेजी, इसका प्रतिफल क्या भेजूं? समझ में नहीं आ रहा था। यकायक एक सूझ मन में दौड़ी। उसके पीछे का एक छोटा सा इतिहास है। तुम्हारे सिवाय और किसी को लिखूं भी कैसे? काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। सोचता था कि जितना वेतन मिलता है उसके भीतर ही काम की खाना पूरी क्यों न करता रहूं। फिर न जाने कहां से यह सूझ मन में दौड़ पड़ी। तुम्हारी राखी को कलाई पर बांधने के बाद मैं जी लगाकर काम किया करूंगा। काम को वेतन के अनुपात से तोलूंगा ही नहीं। मैंने सोचा तुम्हारा तिरंगा मुझसे यही मांगता है। मैं अपना उत्कृष्ट ही नहीं, अपना उत्कृष्टतम अपने कर्तव्यों को दूंगा। हमारा देश हम सबसे तिरंगे की मार्फत यही मांग रहा है। तुमको यह वचन देता हूं, इसी के अनुसार बराबर कर्तव्य पालन करूंगा। तुमने जब तिरंगे वाली राखी भेजी तब तुम अपने भाई से ऐसा ही कुछ मांग रही होगी ना? चपरासी, मजदूर, किसान, वकील, डॉक्टर, सैनिक, पुलिसमैन, छोटे और बड़े बाबू, मिलों के मालिक इत्यादि यदि दृढ़ता पूर्वक ठान ले कि अपना अपना उत्कृष्ट ही नहीं वरन अपना उत्कृष्टतम अपने कर्तव्य की सेवा में अर्पण करते रहेंगे तो कोई विदेशी यह न कह सकेगा कि भारत छुट्टियों और छुट्टों या आवारों का देश है। और हाँ, मंत्री, सचिव, संपादक, कवि, लेखक, उपन्यासकार और नाटककार और कलाकार इत्यादि भी अपना उत्कृष्टतम अपने देश और समाज को दें। फिर किसकी मजाल जो अपनी कल्पना तक में तिरंगे का अपमान कर सके और देश की स्वाधीनता पर उंगली भी उठा सके। अरे मैं तो कुछ व्याख्यान सा दे उठा, परंतु लिखा यह सब तुम्ही को है। जरूरत पड़ने पर अपने साथियों से भी कहूंगा, पर और कहीं कुछ भी नहीं। मेरी यह वांछा नहीं है कि मैं संसार भर में इस बात को कहता फिरूं, कोई करे या न करे, मैं तो निश्चय ही ऐसा करूंगा। अपना उत्कृष्ट ही नहीं, अपना उत्कृष्टतम अपने काम को दूंगा। लिखना अवश्य। तुम अपने राखी के बदले में कुछ ऐसा ही चाहती थी ना?